हेलो एंड वेलकम टू इग्नू BAPSH। आज हम BPSC 110 का यूनिट नंबर 10 देखने वाले हैं, जिसका टॉपिक है रेफ्यूजीज एंड माइग्रेशन। अब ये इस यूनिट का पार्ट 1 होने वाला है, जहां पर हम जियोग्राफी ऑफ ग्लोबल माइग्रेशन तक के टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन में हमें ये बताया गया है कि जो माइग्रेशन है वो एक नेचुरल फिनोमिना है। जो इंसान है वो शुरू से ही माइग्रेट करता आया है। पहले के समय पर जो इंसान होता था वो खाने की तलाश में, शिकार की तलाश में, पानी की तलाश में, अच्छे रहने के जगह की तलाश में वो माइग्रेट करता रहता था। अब इससे हुआ क्या कि ह्यूमन सिविलाइजेशन का स्प्रेड होने लग गया और ग्रोथ होने लग गई। तो इसी की वजह से जो आज मॉडर्न ह्यूमन सिविलाइजेशन है वो माइग्रेशन की वजह से ही इतनी डेवलप बनी हुई है। अगर हम साउथ एशिया का एग्जांपल लें तो जो इंडिया का रीजन है, क्योंकि इंडिया के जो नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर्स हैं वो ज़्यादा पोरस हैं। ठीक है। पोरस मतलब कि वहाँ पर ज़्यादा तरीके की सिक्योरिटी नहीं है। वहाँ पर फेंसिंग ज़्यादा नहीं लग सकती, क्योंकि वहाँ पे जोग्राफिकल कंडीशंस वैसी हैं। तो इसी वजह से मास इन्फ्लक्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। साउथ एशिया की अगर हम हिस्ट्री में देखें, इंडिया में बहुत ही बड़ा चंक रहता है साउथ एशिया का। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो है बांग्लादेश से लोग भाग भाग कर आ जाते हैं, रोहिंग्या जो लोग होते हैं। ठीक है। जो रिफ्यूजीज म्यांमार से चल के आते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर से चल के आते हैं। तो इन सभी की वजह से इंडिया में रेफ्यूजीज का बहुत बड़ा चंक भी रहता है। तो अगर हम देखते हैं कि जो माइग्रेशन है या रेफ्यूजी हैं, उनका कॉन्सेप्ट क्या है। अब माइग्रेशन में एक वैरायटी ऑफ मूवमेंट्स देखे जाते हैं और सिचुएशन देखी जाती है कि कौन सी सिचुएशन है और किस सिचुएशन के हिसाब से हमें यहाँ पर अपनी मूवमेंट करनी चाहिए। जहाँ पर लोगों की भी मूवमेंट होती है, इन्वायरमेंट्स की भी मूवमेंट होती है। माइग्रेशन को हम जियोपॉलिटिक्स के भी नज़रिए से देख सकते हैं। ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंजेस की वजह से भी देख सकते हैं, क्योंकि एक देश के लोग अगर दूसरे देश में जाएंगे तो वहाँ पर ट्रेड तो करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ उनका जो कल्चर होगा वो उस देश में भी वो फैलाना शुरू कर देंगे। इससे होता क्या है कि स्टेट्स को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं कि जो भी यहाँ पर आ रहा है उनको कैसे अपनी इकोनॉमी में हम यहाँ पर स्टेबलाइज करके उनसे काम निकलवा सकते हैं। ठीक है। ताकि हम उनसे बेनिफिट उठा सकें। अब इससे होता क्या कि जो लोग दूसरी कंट्री से किसी कंट्री में आ रहे हैं उनकी लाइफस्टाइल इंप्रूव होती है, साथ ही साथ जो डेस्टिनेशन कंट्री है उनकी भी लाइफ यहाँ पर सही बनी रहती है, और इसकी वजह से जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मिलियंस को यहाँ पर मिल जाती है। पर जो डेफिनेशन है माइग्रेशन की वो अभी तक कोई भी एक ऑफिशियल माइग्रेशन की जो डेफिनेशन है वो नहीं बन पाई है। इंटरनेशनल लेवल पे जो भी बाइंडिंग डेफिनेशन हो वो हमारे पास अभी नहीं है। जो यूएन है वो क्लासिफाई करता है इंटरनेशनल माइग्रेंट्स को इनटू लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म और टेम्पररी माइग्रेंट्स। अब जो यूएन है उसमें देखा जाता है कि जो इंटरनेशनली लोग आ रहे हैं उनमें दो तरीके का एक क्लासिफिकेशन कर देता है। पहला होता है लॉन्ग टर्म, दूसरा होता है शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म में वो पर्सन होते हैं जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में किसी कारण से जाते हैं। ठीक है। अगर उन्होंने लिखा हुआ है कि इस कारण से जाते फिर तो ठीक है, नहीं लिखा है तब भी यहाँ पर चलता है। लॉन्ग टर्म में वो लोग आते हैं जो कि 12 महीने से ज़्यादा का समय, या मतलब कम से कम 12 महीने तक दूसरी कंट्री में रहकर वहाँ पर काम कर रहे हों। शॉर्ट टर्म में आ जाते हैं कि 3 महीने से ऊपर के जो लोग हैं जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा चुके हैं वो यहाँ पर शॉर्ट टर्म माइग्रेंट्स में आ जाते हैं। लॉन्ग टर्म में ऐसे लोग आते हैं जो कि 1 साल तक किसी दूसरे देश में रहें। शॉर्ट टर्म में ऐसे लोग आ जाते हैं जो कि 3 महीने तक किसी दूसरे देश में रहें। तो ये यूएन की क्लासिफिकेशन है। उसके बाद टर्म आती है रेफ्यूजी। अब जो रेफ्यूजी टर्म है ये एक लैटिन वर्ड है, ट्यूगिरी से ये लिया गया है। इसका मतलब है टू फ्ली फॉर सेफ्टी, मतलब अपनी सुरक्षा के लिए भाग जाना। 1951 के रिफ्यूजी कन्वेंशन और 1967 के प्रोटोकॉल रिलेटिंग टू द स्टेटस ऑफ रेफ्यूजीज, इन दोनों कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग रिफ्यूजीज एक ऐसा पर्सन है, एक ऐसा इंसान है जो कि अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में जाता है ड्यू टू पॉलिटिकल और अदर फॉर्म्स ऑफ प्रोसिक्यूशंस। मतलब फॉर एग्जांपल हम दो अफ्रीकन कंट्रीज का एग्जांपल लेते हैं कि एक है नाइजीरिया, ठीक है, और एक है नाइजर। ये दोनों पड़ोसी देश हैं, दोनों के बॉर्डर्स लगते हैं। तो कोई इंसान अगर
नाइजर में रहता है, और नाइजर में हमने देखा होगा पहले भी कि अभी के समय पर वहाँ पर मिलिट्री कू हो चुका है। तो इस डर से कि मिलिट्री जो है, हम स्पेसिफिक एथनिसिटी के लोगों को मार ना दे, तो ये सब लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर नाइजीरिया भाग जाएँगे या किसी और पड़ोसी देश में यहाँ पर भाग जाएँगे। तो इसे ये कहते हैं रेफ्यूजी, ठीक है? मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में अपनी सुरक्षा के लिए जाने को यहाँ पर एक रेफ्यूजी का दर्जा दिया जाता है। उसके बाद आते हैं असाइलम सीकर्स। अब असाइलम सीकर्स ये लोग होते हैं कि एक ऐसे इंडिविजुअल जो कि असाइलम सीक करते हैं, मतलब वहाँ पर किसी दूसरे देश में रहने की जगह को क्लेम करते हैं कि हमें यहाँ पर रहने दो, क्योंकि हमारी जो कंट्री है, वहाँ पर हमें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है, वहाँ पर हमें मारा जाता है, डिस्क्रिमिनेशन फेस करने को मिलता है। तो ये सब यहाँ पर असाइलम सीकर्स में होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यूएस का एग्ज़ाम्पल लें, तो मेक्सिको से लोग जाते हैं डंकी मारते हुए, उसके बाद यूएस पहुँचते हैं। अब यूएस पहुँचने बॉर्डर क्रॉस करते ही वो पुलिस को देखते हैं, ताकि पुलिस उन्हें पकड़ ले। और पुलिस क्या करती है, वो उनसे पूछती है कि आपको असाइलम चाहिए, क्या चाहिए? तो इसी को देखते हुए वो असाइलम सीक करते हैं और उन्हें वहाँ पर पुलिस कस्टडी में रहने की जगह मिल जाती है। पर ये सभी लोगों को नहीं मिलती, वो सिर्फ़ उन्हीं लोगों को मिलती है, जो कि कहते हैं कि हमारे देश में हमारी कंडीशन ऐसी है, वैसी है, ठीक है? मतलब स्पेसिफ़िकली बात करें, तो किसी एक पर्टिकुलर एथनिसिटी को वहाँ पर मारा जा रहा है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन देखा जा रहा है, तो इसी वजह से वो असाइलम सीक करते हैं। नेक्स्ट आता है डायस्पोरा। डायस्पोरा का मतलब ये है कि जो इंडिविजुअल्स और मेंबर्स हैं, किसी भी कम्युनिटी के, किसी भी एसोसिएशन के, वो अपनी कंट्री छोड़ चुके हैं और किसी दूसरी कंट्री में जाकर अपने जो लिंक्स हैं वो मेंटेन करके रखते हैं। फॉर एग्जांपल, इंडिया से एक परिवार गया यूएस में। अब वो तो बन गया इंडिया का डायस्पोरा कि हाँ, हमारे जो लोग हैं वो यहाँ पर रहते हैं। पर उन्होंने क्या किया हुआ है कि अपनी जो लिंक्स हैं वो अभी भी इंडिया से बनाकर रखी हुई है। मतलब वो यूएस में भी बिज़नेस कर रहे हैं, वो इंडिया में भी उनका बिज़नेस पहले से ही चल रहा है। तो ये हो गया डायस्पोरा, मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में लोग जा चुके हैं, पर अभी भी वो अपने होमलैंड के साथ किसी न किसी तरीके का लिंक बनाकर रखते हैं। डायस्पोरा, ट्रांजिशनल कम्युनिटीज़, इन सभी को इंटरचेंजेबली यूज़ किया जाता है, तो ये सब सेम ही है। उसके बाद आता है इंटरनली डिस्पर्स्ड पर्सन्स। जो आईडीपी लोग होते हैं, वो ये होते हैं कि इन लोगों को या तो फोर्स किया जाता है या इनके लिए कुछ ऐसी कंडीशंस बना दी जाती हैं कि वो जहाँ पर उनका घर है वो वहाँ से भाग जाएं, उसे छोड़ दें, ताकि उन्हें आर्म कॉन्फ्लिक्ट का सामना ना करना पड़े और कोई जनरलाइज वायलेंस का सामना ना करना पड़े, जिससे कि उनके ह्यूमन राइट्स का वायलेशन भी ना हो। तो इन्हें कहते हैं हम इंटरनली डिस्पर्स्ड पर्सन्स। मतलब एक जगह है, ठीक है, कोई एक देश है इंडिया में फॉर एग्जांपल, तो वहाँ पर एक स्टेट आ गई बिहार। तो बिहार में कुछ ऐसा हुआ कि जिससे कि दंगे भड़क सकते हैं, ठीक है। अब दंगे भड़क सकते हैं तो वहाँ पे लोग क्या करेंगे कि वहाँ पे जो पुलिस प्रशासन होगा, जो प्रशासन होगा, वो क्या करेगा कि उन लोगों को कहेगा कि आप यहाँ पर अभी के लिए थोड़ा खाली कर दें, यहाँ से भाग जाएं, ताकि आप जो दंगे हैं उसमें इन्वॉल्व ना हो, आपको कोई जान माल की हानि ना हो, उनके ह्यूमन राइट्स को सिक्योर रखा जा सके, ठीक है? और ह्यूमन मेड डिज़ास्टर से भी उनको बचाया जा सके। उसके बाद आता है रिटर्न माइग्रेंट्स। अब रिटर्न माइग्रेंट्स ऐसे लोग होते हैं जो कि 1 साल के अंदर-अंदर अपने देश से दूसरे देश गए, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल, मेक्सिको से यूएस 1 साल के लिए जो लोग हैं वो गए और 1 साल के अंदर-अंदर वो यूएस से वापस मेक्सिको आ गए, वो हो गए रिटर्न माइग्रेंट्स। उसके बाद आता है इर्रेगुलर माइग्रेशन या इल्लीगल माइग्रेशन। अब इसमें होता क्या है कि एक जो इंसान है, उसने वीज़ा लिया यूएस का 1 महीने के लिए, अब वो रह रहा है वहाँ पे 3 महीने से, तो वो हो गया इल्लीगल माइग्रेशन। मतलब उसने वहाँ की सरकार को बताया नहीं कि मैं 3 महीने से रह रहा हूँ। तो इससे होता क्या है कि बहुत सारे लोग एक ही जगह पर, एक ही देश में जाने लगते हैं और वहाँ के देश के लिए वहाँ पर प्रॉब्लम खड़ी करके रख देते हैं। वहाँ पर स्मगलिंग की जाती है, ट्रैफिकिंग की जाती है लोगों की। तो इसी वजह से जो इल्लीगल माइग्रेशन है, वो भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट रहता है। नेक्स्ट आता है मिक्स्ड माइग्रेशन। अब जो मिक्स्ड माइग्रेशन है, एक नया फिनोमिना है और साथ ही साथ एक ओल्ड रियलिटी भी है। मिक्स्ड जो माइग्रेशन है, उसमें इर्रेगुलर मूवमेंट्स, मतलब एक जगह से दूसरी जगह, मतलब गैर कानूनी तरीके से जाना। ट्रांसमिट माइग्रेशन, मतलब जो लोग हैं
जो डेली बेसिस पे एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। ठीक है, ये हो गया ट्रांजिट माइग्रेशन, जहाँ पर ये आ जाते हैं, रेफ्यूजीज आ जाते हैं, असाइलम सीकर्स आ जाते हैं, इकोनॉमिक माइग्रेंट्स आ जाते हैं जो कि इकोनॉमी को अपनी बूस्ट करने के लिए किसी दूसरे देश में काम करने के लिए जाते हैं, और कुछ ऐसे भी माइग्रेशन आ जाते हैं जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन भी होता है बॉर्डर को क्रॉस करने का। ठीक है, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि अनऑथराइज मैनर से भी यहाँ पर बॉर्डर को क्रॉस करते हैं। तो ये हो गया मिक्स माइग्रेशन, मतलब जहाँ पर रेफ्यूजीज भी जा रहे हैं, असाइलम सीख करने के लिए भी जा रहे हैं, ठीक है, काम करने के लिए भी जा रहे हैं, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ भी जा रहे हैं, और अनऑथराइज मैनर्स में भी लोग यहाँ पर दूसरे देश में जा रहे हैं। उसके बाद आता है मास इन्फ्लक्स और मास मिक्स्ड फ्लो। तो जो मिक्स्ड फ्लो है उसमें ये होता है कि एक जगह पर अलग अलग जगह से लोग जा रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक देश है मैक्सिको, वहाँ पर जो है सिर्फ यूएस में ना जाकर लोग फ्रांस जा रहे हैं, लोग स्पेन जा रहे हैं, लोग किसी अफ्रीकी देश में जा रहे हैं। तो ये हो गया मिक्स्ड फ्लो, एक कम्युनिटी का अलग अलग देशों में जाना, वो हो गया मिक्स्ड फ्लो। और मास इन्फ्लक्स वो होता है कि जहाँ पर एक जगह है मैक्सिको की, वहाँ पर एक ऐसा कोई एरिया है जो कि यूएस से लगता है, वहाँ से बहुत सारे लोग यूएस में भाग जाते हैं। ठीक है, माइग्रेट कर जाते हैं, क्योंकि मास इन्फ्लक्स एक स्पेसिफिक एरिया से डिनोट किया जाता है, बल्कि जो मिक्स्ड फ्लो होता है वो अलग अलग ओरिजिन से यहाँ पर देखा जाता है। अब देखते हैं पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ माइग्रेशन। तो जो माइग्रेशन है उसी के कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है माइग्रेशन का, वो है कि जो पर्सनल जो वेज डिफरेंसेस हैं, ठीक है, लोअर स्किल्ड वर्कर्स पे, जो कि इंटरनेशनल मूवमेंट के ज़रिए किसी दूसरे देश में आ गए हैं, तो उनमें जो वेज होती है, वेज का डिफरेंस होता है, वो कम होने लगता है। क्योंकि जो लोग होते हैं, वो अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाते हैं काम करने के लिए। क्योंकि कभी-कभार ये भी देखा जाता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल बांग्लादेश की करेंसी जो है वो वीक हो गई, तो बांग्लादेश से लोग इंडिया आ गए काम करने के लिए, इंडिया में कमा रहे हैं, बांग्लादेश में जाके वो और ज़्यादा पैसे कमा कर बैठ रहे हैं वहाँ पे, काम वो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो इस सभी से जो वेज डिफरेंस है वो भी कम होते हैं। ठीक है, अब इससे क्या होता है कि इंक्रीज अगर देखा जाए माइग्रेंट्स में, तो उनकी जो अर्निंग्स होती हैं उनसे उनका वेलफेयर भी होता है, उनकी पर्टिकुलर कम्युनिटी का ह्यूमन डेवलपमेंट भी होता है। माइग्रेंट्स अपनी फैमिलीज को भी डेवलप कर पाते हैं, और जो माइग्रेंट होते हैं वो होस्ट कंट्री को भी कहीं ना कहीं डेवलप कर देते हैं थ्रू इनडायरेक्टली रेमिटेंसेस। मतलब वो उस कंट्री के लिए काम कर रहे हैं, उसको अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, उसके बेसिस पे वो उसको डेवलप कर रहे हैं। पर दूसरी ही तरफ एमिग्रेशन जो होता है, एक तो होता है इमिग्रेशन, मतलब आप एक देश से दूसरे देश में एंटर कर गए। फॉर एग्जांपल बांग्लादेश से लोग इंडिया आ गए, तो ये हो गया इमिग्रेशन। ठीक है, अब एमिग्रेशन क्या हो गया कि इंडिया से लोग बांग्लादेश जा रहे हैं काम करने। ठीक है, अपने देश को छोड़कर जा रहे हैं, हो गया एमिग्रेशन। तो एमिग्रेशन जो होता है can also reduce unemployment and underemployment, leading to the reduction of poverty and foster broader economic and social development within countries। ठीक है, अब एमिग्रेशन क्या हुआ कि जो बांग्लादेश से लोग इंडिया में जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल बांग्लादेश में पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो वो क्या है कि अपने देश को छोड़कर इंडिया में काम करने लगेंगे। इससे होगा कि बांग्लादेश में अनएम्प्लॉयमेंट भी रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट भी हो जाएगा ओरिजिन कंट्रीज में। तो ये सब होता है इमिग्रेशन में। अब नेक्स्ट आता है कि माइग्रेशन से जो स्किल्स होती हैं, जो नॉलेज होती है, या जो टेक्नोलॉजी होती है, उसका भी ट्रांसफ़र देखा जाता है, वर्क कल्चर का भी ट्रांसफ़र देखा जाता है, और कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा भी सकते हैं, और इकोनॉमिक ग्रोथ भी कर सकते हैं अपनी होम कंट्री की। इन जनरल अगर देखा जाए तो जो इमिग्रेशन वर्कर्स होते हैं, वो किसी भी कंट्री की जीडीपी को इंक्रीज भी कर सकते हैं, होस्ट कंट्री की। फॉर एग्जांपल बांग्लादेश से इंडिया जो लोग आ रहे हैं, वो इंडिया की जीडीपी में भी इंक्रीज ला सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी वैरायटी ऑफ वेज हैं जहाँ पर पॉजिटिव इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि लेबर प्रोडक्टिविटी। ठीक है, इफ माइग्रेंट्स आर मोर स्किल्ड द नेशनल वर्कर्स ऑफ, और इफ इमिग्रेशन हैज पॉजिटिव इम्पैक्ट्स फॉर इनोवेशन एंड स्किल एग्लोमेरेशन। इसका मतलब ये है कि अगर इंडिया के पास
यहाँ पर स्किल्ड वर्कर्स नहीं है, और बांग्लादेश के पास अगर स्किल्ड वर्कर्स हैं और वो इंडिया काम करने के लिए आ रहे हैं, तो वो उनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है? और कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी डाल सकते हैं। इनोवेशन को वो एक रास्ता दे सकते हैं इनोवेशन करने के लिए, और स्किल्स का भी एग्लोमेरेशन कर सकते हैं, मतलब अपने स्किल्स को दूसरों में भी बाँट सकते हैं। इमिग्रेशन का कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट ये भी होता है कि लेबर मार्केट जो होती है, उसमें लेबर की सप्लाई बढ़ जाती है, जहाँ पर जो लेबर इंटेंसिव जो कंपनीज़ होती हैं, जो ऑक्यूपेशंस होती हैं, वहाँ पर जो लेबर्स की सप्लाई होती है, वो सफिशिएंट हो जाती है। जो भी कंट्रीज़ शॉर्टेज ऑफ वर्कर से जूझती हैं, उनके लिए ये अच्छा होता है। एज़ वेल एज़ हेल्पिंग एड्रेस मिसमैचेस इन द जॉब मार्केट। अब जॉब मार्केट में जो भी मिसमैच होता है, वो भी इसको इक्विलिब्रियम पर लाकर खड़ा कर देते हैं। Immigration of young workers can also ease pressure on pension systems of high-income countries with rapidly aging populations. अब जहाँ पर जो देश हैं, वहाँ पर जो जनसंख्या है वो बूढ़ी हो रही है, वहाँ पर अगर यंग इमिग्रेशन होगा, यंग वर्कर्स का, तो वो उन देशों के लिए अच्छा भी होगा, क्योंकि जो एजिंग पॉपुलेशन है वो वैसे ही ज़्यादा काम नहीं कर पा रही है और पेंशन अलग से ले रही है। तो इससे उन देशों का प्रेशर भी कम होगा कि हमें पेंशन ना देकर हमें इन लोगों को काम देना चाहिए, जो कि हमारी इकोनॉमी को और अच्छे से प्रोडक्टिव बना सकते हैं। पर अगर हम नेगेटिव परसेप्शंस की बात करें, तो नेगेटिव जो आइडियाज़ हैं माइग्रेशन को लेके, वो ये हैं कि इससे वॉयलेंस भी हो सकता है, ठीक है? दंगे भी हो सकते हैं, हैरेसमेंट भी हो सकता है, किसी को प्रताड़ित भी किया जा सकता है, धमकियाँ मिलने लगती हैं, ज़ेनोफोबिक एटीट्यूड भी यहाँ पर हो सकता है, टारगेटिंग असाइलम सीकर्स, ठीक है? कि ज़ेनोफोबिक का मतलब ये हो गया कि एक जो कम्युनिटी है दूसरे देश से, फॉर एग्ज़ाम्पल मेक्सिको से यूएस लोग गए, एक कम्युनिटी के बहुत सारे लोग गए। अब ऐसा ना हो कि मेक्सिको के ही वहाँ पर लोग सारे काम करने लग जाएँ, यूएस के जो पहले से लोग काम कर रहे हैं, उनको हम पर हटा दें ये लोग। तो इससे होता है क्या कि एक जो कम्युनिटी है, अपने को वहाँ पर थोपने लगती है, कि यहाँ तो हम ही काम करेंगे। तो एक ये भी खतरा रहता है कि ऐसा ना हो कि जो लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, उन्हीं को भगा कर या उनका काम छीन कर यहाँ पर काम करने लग जाएँ। उसी के बाद यहाँ पर गवर्नमेंट्स के लिए भी चैलेंजेस आ जाते हैं कि इन सभी को कैसे टैकल किया जाए, ठीक है? सिविल कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ पर एमर्ज हो सकते हैं। द प्रेजेंस ऑफ रेफ्यूजीज एंड माइग्रेंट्स हैज अ वाइड रेंज ऑफ सोशल, कल्चरल, एनवायरमेंटल एंड पॉलिटिकल इफेक्ट्स ऑन द होस्ट कम्युनिटीज। अब जो यहाँ पर माइग्रेंट्स जो रेफ्यूजीज हैं दूसरे देशों में जाते हैं, उनका कुछ ना कुछ तरीके का इम्पैक्ट तो रहता ही है, जैसे कि अपना कल्चर शेयर कर दिया, अपने इन्वायरमेंट में जैसे वो काम करना चाहते हैं वहाँ पर उन्हें कुछ कर दिया, पॉलिटिकल पावर इन्होंने गेन करनी शुरू कर दी उस देश में जाके, ठीक है? तो इससे होता क्या है कि वहाँ के गवर्नमेंट्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बनने लगता है। अब स्पेशली रूरल एरियाज़ की बात करें, तो रूरल एरियाज़ में रिसोर्सेज़ के लिए कॉम्पिटिशन बन जाएगा, ठीक है? कि जो भी वहाँ पे लोग रह रहे हैं, उनको रिसोर्सेज़ ढंग के मिल नहीं रहे, ये लोग और ऊपर से आ गए, यहाँ पर हमारे रिसोर्सेज़ छीनने। तो एक तरीके से ये भी यहाँ पर चैलेंज बन जाता है और एक नेगेटिव परसेप्शन बन जाता है, माइग्रेशन को देखते हुए। अब देखते हैं ग्लोबल ट्रेंड्स इन माइग्रेशन एंड रेफ्यूजी मूवमेंट। तो 2017 का ये डेटा है और उसमें हमें ये बताया गया है कि 258 मिलियन जो लोग हैं, वो एक देश से दूसरे देश गए हैं अ, काम करने के लिए, कुछ और तरीके के लिए, जो कि 3.4% टोटल पॉपुलेशन के यहाँ पर इक्वल्स करते हैं। मतलब ये बहुत बड़ा नंबर है और इसके बाद से ये नंबर बढ़ने लगा है। पोस्ट कोल्ड वॉर एरा में तो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट राइज देखने को मिलता है, ठीक है? क्योंकि सोवियत यूनियन जो है वो डिसबैंड हो जाता है, ठीक है? अलग-अलग देश बनने लगते हैं, वहाँ पर लोग रहने लगते हैं। इंटरनल और एक्सटर्नल जो बॉर्डर्स का अ, जो माइग्रेशन होता है वो ज़्यादा बढ़ने लगता है। ट्रांजिशनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी बढ़ने लगते हैं, जिसमें वायलेंट एक्सट्रीमिज़्म भी देखा जाता है और एक्चुअल वॉर ज़ोन से हटकर किसी एक कंट्री में भी यहाँ पर दंगे होने लगते हैं, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो भाग-भाग कर दूसरे देशों में जाने लगते हैं। 2015 से जो माइग्रेशन है वो एक स्क्रूटिनाइज्ड एजेंडा बन गया है बहुत सारी गवर्नमेंट्स के लिए, ताकि जो गवर्नमेंट्स हैं वो इनके लिए कुछ कोशिश कर सकें कि हाँ, हमारे यहाँ रिफ्यूज़ी ज़्यादा ना आए, एक डिस्क्राइब नंबर में आए कि इतने से ज़्यादा नहीं आने चाहिए। क्योंकि अब ये है कि अगर किसी देश में हद से ज़्यादा रेफ्यूजीज़ आने लगेंगे, तो वहाँ के जो नेशनल लोग हैं, उनके लिए वहाँ पर दिक्कत हो जाएगी। उसी के बाद से 2030 का जो एजेंडा है यूएन का, उसमें भी माइग्रेशन को इंक्लूड किया गया है।
सितंबर 2016 में जो गवर्नमेंट से उन्होंने न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन को भी यहाँ पर अडॉप्ट किया है, जो कि कहता है कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन करके हम माइग्रेशन और फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पर जो है वो कॉम्बैट कर सकते हैं और ग्लोबल कॉम्पैक्ट को यहाँ पर कम कर सकते हैं माइग्रेशन और रिफ्यूजीज के। अब नेक्स्ट आता है ज्योग्राफी ऑफ माइग्रेशन, कि माइग्रेशन ऐसे कौन कौन से एरियाज हैं वर्ल्ड में कि जहाँ से सबसे ज्यादा माइग्रेशन हमें देखने को मिलता है। तो माइग्रेशन जो कॉरिडोर्स हैं जहाँ से लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं वो डेवलप होते रहते हैं। दे आर शेप्ड बाय ज्योग्राफिक प्रॉक्सिमिटी, अब वहाँ पर ज्योग्राफिक प्रॉक्सिमिटी की वजह से भी चेंज आने लगते हैं। ट्रेड और इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से भी यहाँ पर चेंज देखने को मिलता है और ह्यूमन इनसिक्योरिटी की वजह से भी यहाँ पर जो है वो माइग्रेशन देखी जाती है। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि अफ्रीका में कौन कौन से ऐसे कंट्रीज हैं जो कि नेशनल कॉरिडोर्स का काम करते हैं माइग्रेशन के लिए। तो सबसे पहला है नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज, सच एज जो नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज हैं जैसे अल्जीरिया, मोरक्को, ट्यूनीशिया। ठीक है, अब इन सभी देशों से होता क्या है कि ये जो देश हैं ये यूरोप के बहुत ज्यादा पास लगते हैं। ठीक है, जो इन देशों से लोग हैं वो नाव में छुप छुप कर वहां पर यूरोप में चले जाते हैं। ठीक है, स्पेन एंड इटली, ये यहाँ पर स्पेन भी जा सकते हैं, इटली भी जा सकते हैं। ठीक है, देर आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट लेबर माइग्रेशन कॉरिडोर्स फॉर गल्फ स्टेट्स, अब जो गल्फ स्टेट्स हैं जैसे कि इजिप्ट, यूएई हो गया, सऊदी हो गया, तो वहां से भी ये लोग निकल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पास ये सारी कंट्रीज पड़ती हैं, यमन से होते हुए सऊदी पहुंचते हैं, यूएई पहुंचते हैं। तो ये सब अफ्रीका जो है वहां पर सबसे ज्यादा यहाँ पर कॉरिडोर्स देखे जाते हैं माइग्रेशन के। मोस्ट ऑफ द रेफ्यूजीज एंड असाइलम सीकर्स इन अफ्रीका आर होस्टेड इन नेबरिंग कंट्रीज विद इन द रीजन। अब इससे होता क्या है कि एक बंदा जो है वो रहता है यहाँ पर इथियोपिया में, अब उसे जाना है यूरोप। ठीक है, इथियोपिया एक लैंडलॉक कंट्री है, उसका समंदर कहीं से नहीं लगता। तो वो क्या करेगा कि एक देश से पहले दूसरे देश जाएगा, अल्जीरिया में। अब अल्जीरिया से जाएगा तो अल्जीरिया में ब्रोकर को पैसे देगा, ब्रोकर उसे नाव में बिठाएगा और वो आगे बढ़ेगा। तो इसे कंट्रोल करने के लिए भी ये लोग क्या करते हैं कि जो एक देश से दूसरे देश जो लोग जा रहे हैं उन पर रोक लगानी चाहिए। ठीक है, जो इलीगल तरीके से जा रहे हैं। 2015 में यूरोपियन टू यूरोपियन माइग्रेशन जो है वो सेकंड लार्जेस्ट रीजनल माइग्रेशन कॉरिडोर बना वर्ल्ड में। हाई डिग्री देखी गई इंटर रीजनल माइग्रेशन की, मतलब एक ही रीजन में अलग अलग लोग जो हैं, मतलब जो लोग हैं वो अलग अलग जोग्राफिकल लोकेशन पे जा रहे हैं। उसके बाद से ही जो मेक्सिको है वो रिमेन्स दी लार्जेस्ट एमिग्रेशन कंट्री इन द लैटिन अमेरिकन एंड कैरिबियन रीजन। मेक्सिको एक ऐसा देश है जहाँ पर जो लोग हैं वो अपने देश से भागते हैं दूसरे देश जाने के लिए। ठीक है, बहुत से जो इमिग्रेंट्स होते हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स में रहते हैं जो कि लार्जेस्ट कंट्री टू कंट्री माइग्रेशन कॉरिडोर है पूरे एंटायर वर्ल्ड में। ठीक है, डंकी मार के जाते हैं डेरियन गैप से होते हुए। बहुत सारे ऐसे देश हैं जैसे कि एल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला, होंडुरास, जो कि माइग्रेंट पॉपुलेशन के लिए बहुत बड़ा हब बन जाते हैं। लोग पहले निकारागुआ जाते हैं, उसके बाद पनामा जाते हैं, पनामा के बाद मैक्सिको निकलते हैं और मैक्सिको से सीधे निकलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये देश जो है वो भी यहाँ पर जो कॉरिडोर्स हैं उनका यहाँ पर रोल प्ले करते हैं। अभी हमने देखा ही था कि जो फ्रांस में जो फ्लाइट रुकी हुई थी निकारागुआ जाने के लिए, उसमें भी ये लोग देखिएगा कि यूनाइटेड स्टेट्स जाने के लिए डंकी मार के ये लोग निकारागुआ जा रहे थे। तो इन सभी से भी ये पता लगता है कि जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं वो भी यहाँ पर बहुत ही बड़ा जो चंक है वो होल्ड करके रखती हैं पूरे कॉरिडोर्स का। जैसे कि कोलंबिया हो गए, इक्वेडोर हो गए, ब्राजील हो गया, पेरू हो गया। तो ये सभी जो देश हैं वो इंटरनेशनल कॉरिडोर बनाते हैं माइग्रेशन का, जहाँ से लोग हैं जो यूनाइटेड स्टेट्स जाकर अपनी लाइफस्टाइल सुधारने की बात किया करते हैं। तो ये खत्म होता है हमारा इसका पार्ट 1 बीपीएससी 110 का यूनिट नंबर 10 का। थैंक यू सो मच।